भूकंप। भूकंप, इसका शाब्दिक अर्थ तो है भूमि का कंपन, धरती का कांपना। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी की सतह पर जब अचानक बहुत तेज हलचल होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा का बाहर निकलना। और यही ऊर्जा फिर भूकंपीय तरंगे बनाती है। एकदम सही। और इससे जुड़े दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। हाँ, और जिस यंत्र से इसे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भूकंप के कारणों पर। ये आखिर आता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला और जो सबसे सीधा लगता है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। अच्छा, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो आसपास की जमीन कांपती है। हाँ, उससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है। दूसरा एक सिद्धांत है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का सिकुड़ना, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ रही है और इस प्रक्रिया में उसकी परतों में हलचल होती है। और एक मानवीय कारण भी है ना? जलीय भार। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाते हैं तो उनमें जो पानी जमा होता है उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा, और वो वजन नीचे की चट्टानों पर दबाव डालता है। इससे उनकी स्थिति में बदलाव आ सकता है और भूकंप की संभावना बन जाती है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण तो कुछ और ही है। हाँ, सबसे प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई विशाल प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। बिल्कुल, और जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो जबरदस्त हलचल पैदा होती है और उसे ही हम भूकंप कहते हैं। अच्छा, अब भूकंप से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझते हैं, जैसे फोकस और एपिसेंटर। देखिए, पृथ्वी के अंदर मतलब सतह के नीचे वो बिंदु जहां से ये भूकंपीय तरंगें असल में पैदा होती हैं, जहां चट्टान टूटती है, हाँ, उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस। और एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र उस फोकस के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है, मतलब जमीन की सतह पर। बिल्कुल, पृथ्वी की सतह पर वो जगह जहां इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विनाश भी एपिसेंटर पर ही होता होगा। हाँ, क्योंकि वहां तीव्रता सबसे अधिक होती है, सारी ऊर्जा सीधे वहीं टकराती है। ठीक है, अब इन तरंगों की बात करते हैं। भूकंप के दौरान 3 तरह की तरंगे बनती है, पी, एस और एल तरंगे। हाँ, चलिए पी तरंगों से शुरू करते हैं। पी मतलब प्राइमरी। हाँ, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे। इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए ये अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल, और इनकी एक और खास बात है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना? हाँ, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनसे विनाश सबसे कम होता है। ये बस एक तरह की पहली चेतावनी होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है एस तरंगे। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। इनकी औसत गति पी तरंगों से लगभग आधी होती है, करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी सबसे बड़ी खासियत? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, द्रव से नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। इनसे औसत क्षति होती है। और अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक तरंगे, एल तरंगे। एल तरंगे, इनकी खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे हैं, मतलब सतह पर चलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये सबसे खतरनाक हैं। इनकी गति सबसे धीमी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही। पर विनाश सबसे ज्यादा यही करती हैं। हाँ, धरातल पर जो भी विनाश हम देखते हैं वो मुख्य रूप से एल तरंगों के कारण ही होता है। ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब दुनिया के उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। दुनिया को 3 मुख्य भूकंपीय क्षेत्रों या बेल्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रशांत महासागरीय पेटी। हाँ, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दुनिया के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं ना? बिल्कुल, अग्निवलय, क्योंकि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी दोनों बहुत ज्यादा हैं। इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का से लेकर जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। मतलब एक पूरा वलय। और दूसरा क्षेत्र? दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ लगभग 21% भूकंप आते हैं और ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि भारत इसी पेटी में आता है। सही कहा,
हिमालय का पूरा क्षेत्र इसी में है। और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। हाँ, मिड अटलांटिक बेल्ट। ये अटलांटिक महासागर में है और यहाँ दुनिया के बाकी बचे लगभग 16% भूकंप आते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना तो लगभग नामुमकिन है, पर एक संकेत मिलता है ना? हाँ, एक तथ्य है कि भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जमीन की दरारों से ये गैस निकलने लगती है। हाँ, पर ये हर बार हो जरूरी नहीं, इसलिए इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, अब भूकंप को मापने की बात करते हैं। यंत्र तो सिस्मोग्राफ है, पर पैमाने कई हैं। हाँ, पैमाने 3 हैं, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रॉसी-फेरल स्केल। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो रिक्टर स्केल का ही होता है। बिल्कुल, रिक्टर स्केल ही सबसे ज्यादा मान्य है। इसमें 1 से 9 तक की रीडिंग होती है और इसकी हर अगली इकाई पिछली वाली से 10 गुना ज्यादा तीव्र होती है। हाँ, तीव्रता 10 गुना बढ़ती है। मतलब 3 रिक्टर का भूकंप 2 रिक्टर के भूकंप से 10 गुना ज्यादा कंपन पैदा करेगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और जो रॉसी-फेरल स्केल है उसमें मापन 1 से 11 तक होता है। चलिए, तो अब कुछ मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या फोकस। और पृथ्वी की सतह पर ठीक फोकस के ऊपर का बिंदु, वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, जहां पहला झटका महसूस होता है। कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? एल तरंगे, क्योंकि वो धरातलीय होती हैं। विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और आखिरी सवाल, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की। चलिए अब अगला चैप्टर